क्या है कि जब हम पीएचडी वगैरह एमफिल वगैरह जब करते हैं तो उसमें जो वो डाटा इकट्ठा करते हैं, जहाँ एक रिसर्चर जो डाटा इकट्ठा करता है तो उसको वो थीसिस के रूप में या थीसिस के माध्यम से पेश करता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जानते हैं, देखिए थीसिस थीसिस शब्द का उपयोग पूरे पाठ को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो अध्ययन पर एक विशेष प्रकार की रिपोर्ट या प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि देखिए, जो थीसिस शब्द का उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है कि जब अनुसंधानकर्ता जब उसके अध्ययन की एक विशेष प्रकार की जब रिपोर्ट प्रकाशित होती है तब इसको थीसिस का शब्द दिया जाता है। तो थीसिस से पता चलता है कि एक अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। या सिंपल सी बात कहें कि जो अनुसंधानकर्ता है, जो रिसर्चर है, उसने अगर अपनी रिपोर्ट को पेश करना है वो थीसिस के रूप में पेश करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, थीसिस विशिष्ट विशेषता के साथ एक लंबा दस्तावेज है, जैसे अमूर्त, निष्कर्ष, ग्रंथ सूची आदि। जो थीसिस है वो विशिष्ट विशेषता, यानी कि जो थीसिस है उसमें विशेषता है तो है, पर वो विशिष्ट रूप में है। जो थीसिस है वो एक लंबा दस्तावेज होता है, जैसे कि अमूर्त, निष्कर्ष, ग्रंथ सूची आदि वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स। वेबस्टर के नए कॉलेजिएट के अनुसार थीसिस एक प्रस्ताव है जो एक व्यक्ति तर्क को बनाए रखने के लिए अग्रिम और प्रस्ताव देता है। अब देखिए, जो वेबस्टर के नए कॉलेजिएट के अनुसार थीसिस क्या है? थीसिस एक प्रस्ताव है। ठीक है फ्रेंड्स। जो व्यक्ति तर्क को बनाए रखने के लिए अग्रिम प्रस्ताव देता है। अब देखिए कि इसमें है क्या। इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि जो थीसिस है वो है क्या, एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया तर्क। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अगर कोई अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है, उसके मन में कोई ख्याल आया, जैसे उसने पीएचडी की है तो उसके दिमाग में कोई परिकल्पना आई या कुछ भी आया, तो उसने उसको उसके अनुसार जो रिसर्च करने के बाद, अनुसंधान करने के बाद या शोध करने के बाद उसने उसको पेपर के ऊपर लिखा, जो उसने पेश किया वो कहला गया थीसिस। अब इस परिभाषा में प्रमुख प्रमुख तत्व क्या है? देखिए, पहला है एक थीसिस एक प्रस्ताव है। देखिए, इसने एक विचार, परिकल्पना या सिफारिश प्रदान किया है। देखिए है क्या, थीसिस क्या है? एक प्रस्ताव है। यहाँ पे कहा गया है कि थीसिस प्रस्ताव है जिसमें क्या है, विचार भी है, परिकल्पना भी है। अब देखिए देखिए कि जो अनुसंधान करता जो है, जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, जो अनुसंधान करता है, उस पे मन में उसके मन में अगर कोई विचार आए, जो परिकल्पना आई, तो उसको वो थीसिस के माध्यम से पेश करेगा। तो ये एक प्रस्ताव हो गया। थीसिस एक थीसिस प्रदान करता है वो तर्क, यानी कि थीसिस देखिए तर्क प्रदान करेगा। यह एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है, केवल तरीके के बजाय प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए परिकल्पना। अब देखिए, ये एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि थीसिस क्या है, एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, अगर एक शोधकर्ता के दिमाग में कोई विचार आता है तो उस विचार के अकॉर्डिंग जब वो अनुसंधान या शोध करता है तो उसी विचार को आगे बढ़ा के वो थीसिस के रूप में इसे पेश करेगा। यानी कि तमाम दुनिया, देखिए दुनिया में तमाम जितने भी शोध हुए हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? विचार से। विचार, देखिए फिलॉसफी में एक बात आती है कि सब कुछ ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगा पर एक चीज़ ख़त्म नहीं होगी, वो कि क्या है? एक विचार। विचार से ही सभी चीज़ें उत्पन्न होती है, विचार से ही बड़े बड़े शोध होते हैं। इसलिए ठीक है फ्रेंड्स, थीसिस को शोध प्रबंध भी कहा जाता है और यह स्नातकोत्तर अध्ययन यानी मास्टर डिग्री, पीएचडी, एमफिल से संबंधित है। अब देखिए, थीसिस को शोध प्रबंध भी कहा जा सकता है क्योंकि जो थीसिस है वो चाहे मास्टर डिग्री हो, पीएचडी हो या एमफिल हो, उससे संबंधित है। यानी कि जब हम पीएचडी, एमफिल या मास्टर डिग्री करते हैं तो हम थीसिस को लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ये पीएचडी या एमफिल में लिखा जाता है। स्तर और यह एक प्रोफेसर या अकादमिक या विश्वविद्यालय की देखरेख में किया जाता है। अब जो थीसिस लिखी जाती है वो किसी विश्वविद्यालय या अकेडमी में एक प्रोफेसर की निगरानी में या देखरेख में लिखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कि ताकि उसमें कोई कमी ना रह पाए। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड, देखिए थीसिस, शोध प्रबंध, शोध पत्र और रिपोर्ट। थीसिस, शोध प्रबंध, शोध पत्र, रिपोर्ट एक ही मूल्य और उद्देश्य है, लेकिन उनका दायरा, लंबाई और प्रकृति अलग अलग है। देखिए फ्रेंड्स, जो थीसिस है, जो शोध प्रबंध है, जो शोध पत्र है और जो रिपोर्ट है, ये जो चार चीज़ें हैं इनका मूल उद्देश्य एक ही है। ठीक है। पर इनका दायरा, इनकी लंबाई और इनकी प्रकृति अलग अलग है। यानी कि इनका जो मूल उद्देश्य तो एक ही है कि जो फैक्ट है, जो आइडिया है, जो रिसर्च है, उसकी रिपोर्ट को पेश करना, पर इनकी दायरा लंबाई में फ़र्क आ जाता है।
थीसिस और शोध प्रबंध। देखिए, पहले हम थीसिस और शोध प्रबंध के बारे में बात करेंगे। शोध प्रबंध जो शब्द है वो लैटिन भाषा निबंध से लिया गया है, जिसका अर्थ है रास्ता। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ शोधकर्ता शोध प्रबंध भी थीसिस का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन थीसिस और शोध प्रबंध में मामूली अंतर है। कुछ शोधकर्ता क्या करते हैं कि जो थीसिस है और शोध प्रबंध को एक ही रूप में मान लेते हैं, पर दोनों में मामूली सा अंतर होता है। कहाँ पे अंतर होगा? उनका अंतर होगा उनकी लंबाई और प्रगति में। थीसिस और शोध पत्र। देखिए, शोध पत्र अनुसंधान के विषय में जानकारी के विभिन्न भागों का संग्रह है और एक क्षेत्र में साहित्य की समीक्षा से अधिक है। शोध पत्र है क्या? कि किसी अनुसंधान के विषय में जानकारी के विभिन्न भाग। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई शोध है, कुछ भी है, जैसे कोई शोध है, कोई रिसर्च हो चुकी है, उसके विषय में जो जानकारी प्राप्त। अब देखिए फ्रेंड कि जो शोध पत्र होते क्या है कि जो अनुसंधान के विषय में जितनी भी जानकारी है, जितने भी विभिन्न भागों में जानकारी है, उनका एक संग्रह होता है। यानी कि एक अनुसंधान करने के समय जो अलग अलग जानकारी किसी जगह पर लिखी हुई थी, तो उनको अगर हम एक जगह इकट्ठा करते तो वो शोध पत्र बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, शोध पत्र को विषय के एक भाग के रूप में लिखा जाता है। जो शोध पत्र है उसको किसी विषय के एक भाग के रूप में लिखा जाता है। शोध पत्र एक शोध से छोटा है और इसमें व्यापक अनुसंधान और सख्त कार्यप्रणाली शामिल है। देखिए, जो शोध पत्र होता है वो शोध से छोटा होता है, यानी कि जो शोध पत्र जो शोध के बारे में हम लिखते हैं वो अनुसंधान या शोध से छोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सख्त कार्यप्रणाली शामिल होती है। सख्त कार्यप्रणाली का मतलब है कि इसमें जो फॉर्मेट है, जो कार्यप्रणाली जिस हिसाब से होनी होती है उसी के अनुसार होती है। शोध पत्र कई दिनों में लिखा जा सकता है, लेकिन थीसिस का वर्णन प्रारूप में शोध कार्य के लिए अधिक समय होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स कि जो शोध पत्र है वो कुछ दिनों में लिखा जा सकता है, लेकिन जो थीसिस है उसको लिखने के लिए काफ़ी समय चाहिए। रिपोर्ट और थीसिस। देखिए, रिपोर्ट परिभाषित विशिष्ट श्रोताओं और विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान की गई तथ्यात्मक जानकारी का उद्देश्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्ट क्या होती है कि जो विशिष्ट श्रोता कौन से हैं कि जो आने वाले जो भावी जो अनुसंधान करता है, जो शोध करता है, या जो पीएचडी स्टूडेंट है, उनके लिए विशिष्ट रूप से क्या होता है कि इसे परिभाषित किया जाता है। आमतौर पर व्यवसायिक संगठन में रिपोर्ट शब्द का उपयोग होता है, लेकिन कुछ विद्वान रिपोर्ट को थीसिस कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो रिपोर्ट शब्द का प्रयोग है आमतौर पर वो व्यवसायिक संगठन में किया जाता है, लेकिन कुछ विद्वान क्या करते हैं कि रिपोर्ट को थीसिस ही कह देते हैं। ठीक है, रिपोर्ट नई अवधारणा और नया ज्ञान प्रदान नहीं करती, लेकिन थीसिस नए ज्ञान के परिणाम के साथ परिप्रेक्ष्य और निष्कर्ष प्रदान करती है। अब जो रिपोर्ट है वो नई अवधारणा और नया ज्ञान प्रदान नहीं करती, लेकिन थीसिस क्या करता है, वो नया ज्ञान जो है वो प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नए ज्ञान के क्या परिणाम हैं, क्या निष्कर्ष हैं, ये थीसिस में बताए जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट में क्या होता है, ये नया ज्ञान प्रदान नहीं करता। थीसिस का उद्देश्य परिकल्पना डाटा के आधार पर विश्वास दिलाना है और रिपोर्ट का उद्देश्य अंतिम घटना या किसी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना है। थीसिस का उद्देश्य क्या है कि परिकल्पना डाटा, यानी कि जो एक रिसर्चर के दिमाग में जो परिकल्पना आई थी उस डाटा को पेश करना, जबकि रिपोर्ट का उद्देश्य है अंतिम घटना या किसी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी देना। जहाँ पे फ्रेंड देखिए, जो थीसिस है उसका उद्देश्य क्या है कि जो एक रिसर्चर है उसकी जो परिकल्पना है उसके डाटा को दिखाना। तो यहाँ पे रिपोर्ट का क्या उद्देश्य है कि महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में सिर्फ जानकारी देना। कि थीसिस होता क्या है, देखिए, जब एक अनुसंधान करता या जब एक शोध करता जब अपने शोध को उसे दर्शाना होता है वो थीसिस के माध्यम से दर्शाता है। थीसिस जो है वो लिखी जाती है, वो यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक होते हैं उनके गाइडेंस में ये की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, अब देखें कि थीसिस के प्रकार कितने हैं। देखिए, आमतौर पर थीसिस के 2 प्रकार हैं। पहला है गुणात्मक या रचनात्मक थीसिस। आप सिंपल याद करिए, गुणात्मक और मात्रात्मक। देखिए, गुणात्मक क्या है, इस प्रकार की थीसिस वर्णनात्मक, खोजपूर्ण, विश्लेषणात्मक या रचनात्मक तरीका है। कला और मानविकी स्नातक
छात्र इस प्रकार के थीसिस पर काम करते हैं। तो पहली बात है, जैसे कि समझ में आ ही रहा है कि गुणात्मक गुणात्मक का मतलब है कि वो थीसिस जिसमें गुण पाया जाता है। फ्रेंड्स देखिए कि जो थीसिस है, जो इनकी अनुसंधानकर्ता का जो शोध का जो काम है, जो रिसर्च का जो काम है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका वर्णनात्मक क्या है, वो कितनी खोजपूर्ण है, वो कितना उसमें विश्लेषण है, ये सभी उस शोध के गुणों को दर्शाता है। यानी कि किसी अगर शोध के गुण को दर्शाना हो तो उसमें विश्लेषणात्मक, रचनात्मक वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो थीसिस भी इसी प्रकार की होती है। तो गुणात्मक में क्या होगा कि हम किसी शोध के बारे में वर्णनात्मक, खोजपूर्ण और विश्लेषणात्मक या रचनात्मक तरह से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि जो कला और मानविकी यानी कि जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं वो इस थीसिस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले ये बात आएगी कि बताइए कि इसके ऊपर कौन काम करेगा। इसके ऊपर आर्ट्स और ह्यूमैनिटी यानी कि कला और मानविकी स्नातक छात्र इस पर काम करते हैं। नेक्स्ट है मात्रात्मक यानी कि गणना। देखिए संभवतः विज्ञान स्नातक छात्र इस प्रकार की थीसिस पर काम कर रहे हैं जिसमें डेटा जानकारी का टुकड़ा उपलब्ध कराया गया है। देखिए इसमें क्या है कि मात्रात्मक के में क्या है कि गणना गणना होती है, तो कितनी चीज़ें हैं, क्या है, ये सारे विज्ञान के छात्र इस पर करते हैं। तो यानी कि थीसिस के दो प्रकार हुए। पहला थीसिस वो जो गुणात्मक है जिसके ऊपर आर्ट्स और ह्यूमैनिटी यानी कि कला और मानविकी स्तर के छात्र जो है काम करते हैं। दूसरा है मात्रात्मक जिसके ऊपर साइंस यानी कि विज्ञान के छात्र काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा और कुछ प्रकार के पैमानों पर संख्यात्मक रूप से दर्ज किया गया है। यानी कि ये वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं ना, जैसे हम कैलकुलेशन मशीन हो गई या कोई वेट मशीन हो गई या कुछ भी ऐसे हो गया, या कई तरह के ऐसे पैमाने जिसे संख्यात्मक रूप में दर्ज किया जाता है। अब देखिए कैलकुलेटर क्या है, वो भी वैज्ञानिक उपकरण है ना। भार तोलने वाली मशीन वो भी वैज्ञानिक उपकरण है। तो इसमें देखा जाता है कि इसमें कितनी लाइन्स है, कितना ये है, कितना कुछ है, ये सब कुछ मात्रात्मक में आता है। तो नेक्स्ट है थीसिस रिपोर्ट को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो फ्रेंड देखिए जो थीसिस की रिपोर्ट है उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है परिचय भाग, फिर है रिपोर्ट का निकाय, फिर है रिपोर्ट का अंत। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले देखते हैं कि परिचय भाग में क्या है। देखिए परिचय भाग में क्या है, शीर्षक पृष्ठ। ठीक है फ्रेंड्स। परिचय भाग में सबसे पहले है शीर्षक पृष्ठ। शीर्षक पृष्ठ में क्या है, इसमें शीर्षक का नाम, जमा करने की तारीख, लोगो, पर्यवेक्षक का नाम और पदनाम, शोधकर्ता का नाम और विश्वविद्यालय, विभाग या कॉलेज आदि का नाम शामिल है। अब देखिए परिचय भाग में क्या होगा, जो शीर्षक पृष्ठ है उसमें पहले शीर्षक का नाम होगा कि टाइटल क्या है, फिर वो कब सबमिट हुई थी उसका सबमिट करने की तारीख, फिर उसका जो लोगो है उसका नाम, फिर शोधकर्ता का नाम जिसने इसे शोध किया है या इसका नाम है, ठीक है, जो राइटर का नाम है वो दिया जाता है, फिर विश्वविद्यालय की कहाँ से छात्र है उसका नाम। ठीक है फ्रेंड्स। तो परियोजना का शीर्षक बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो शीर्षक बताया गया है, जो उसका नाम है, वो बड़े बड़े अक्षरों में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कि ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। तो ये होगा शीर्षक पृष्ठ, किस में आएगा, ये परिचय भाग में। परिचय भाग में ये हो गया। अब नेक्स्ट आएगा सार, जिसे एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट का या सार का क्या मतलब है, अनुसंधान के बारे में एक संक्षिप्त तकनीकी सारांश है। अब देखिए कि जिसके बारे में अनुसंधान है, जिसके बारे में शोध बताई गई है, उसकी एक संक्षिप्त यहाँ पे सारांश बताया जाता है कि ये चीज़ किसके बारे में है, कि ताकि हमें उसे पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें तथ्य विश्लेषणों और अनुशंसाओं पर प्रकाश डाला गया है जो कुछ पाठकों के लिए उपयोगी है, जिसके पास संपूर्ण थीसिस रिपोर्ट पढ़ने का समय नहीं हो सकता। अब देखिए फ्रेंड्स, सार में क्या होगा कि अनुसंधान के बारे में पहले तो संक्षिप्त तकनीकी जानकारी होगी, सारांश होगा, उसके बाद जो तथ्य है, जो विश्लेषण है, जो अनुशंसा है, उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है, कि ताकि जो कुछ पाठक है, कुछ पाठक कौन से, जो आगे जाके जो शोध कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो जिनके पास पूरी रिपोर्ट पढ़ने का समय नहीं है, अब मान के चलो कि भावी रूप से कोई अभी रिसर्चर और है, कोई अनुसंधान करता है, उसको उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस रिपोर्ट को पढ़ के अपनी रिपोर्ट को तैयार करे या कुछ इससे आइडिया ले। उसके लिए एक इसमें उपयोगी बात सार हो सकता है कि जिसको पढ़ के उसे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो नेक्स्ट है सामग्री तालिका। देखिए
सामग्री तालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। सामग्री की तालिका विभिन्न पाठकों को विशिष्ट पृष्ठों की ओर मोड़ने में मदद करती है। इसमें सामग्री की तालिका, सूची, पाठ शीर्षक, संलग्न भाग, आकृति और पाठ पृष्ठ संख्या के 7 तालिकाएँ शामिल है। सामग्री तालिका फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है कि इसमें आप जैसे कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसमें होता क्या है कि चीज़ पढ़ने के साथ साथ आपको ये बताया जाता है कि ये चीज़ इतने नंबर पे है, ये लेसन इतने नंबर पे है। जैसे आप यूजीसी नेट के लिए कोई भी बुक पढ़ते हो तो आपको लिखा होता है ना उसके ऊपर कि यहाँ पे इसके 10 यूनिट है, तो पहला यूनिट है वो शिक्षण क्षमता का, ये इतने से इतने पेज में है। तो अनुसंधान योग्यता का इतने से इतने पेज में है ना। तो इसे सबसे इसमें यही बताया गया है कि जितनी भी शोध होती है जिसमें उतने चैप्टर बने होते हैं तो चैप्टर वाइज उसके पृष्ठों की संख्या इसमें दी होती है। अब हर एक के ऊपर जैसे कोई पेज है, पेज के ऊपर पहले पेज नंबर दिया होता है, साथ साथ उसके पेज नंबर के साथ उसके ऊपर उस पाठ का नाम भी लिखा होता है। तो फ्रेंड्स ये किस में आएगा? सामग्री तालिका में। तो परिचय भाग में शीर्षक पृष्ठ आएगा, सार आएगा और सामग्री तालिका आएगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट का निकाय। देखिए रिपोर्ट का निकाय में क्या है, सबसे पहले रिपोर्ट का निकाय देखिए, रिपोर्ट मतलब कि कैसे होनी चाहिए, बॉडी कैसे होनी चाहिए रिपोर्ट की। इसमें पहली बात तो है ये परिचय होगा, रिपोर्ट का परिचय, फिर साहित्य की समीक्षा कि इसमें लाइन कैसे लिखी हुई है, वर्डिंग कैसी है, फिर तरीका किस तरीके से है, फिर सांख्यिकी विश्लेषण और निष्कर्ष और सिफारिश। ये 5 चीज़ें होती है रिपोर्ट के निकाय में। आइए एक एक करके इसे जानते हैं। देखिए परिचय में सबसे पहले क्या होगा? अध्ययन का उद्देश्य। शोध पहले होगा अध्ययन का उद्देश्य, यानी कि जो अध्ययन किया गया है, जो शोध की गई है उसका उद्देश्य क्या था, पहले तो ये बताया गया जाता है। फिर शोध प्रश्न की परिकल्पना का विवरण। अब जो शोध प्रश्न है उसकी परिकल्पना, यानी कि जो शोध क्यों की गई थी, किसके बारे में की गई थी, जितने भी प्रश्न बनते हैं उसका विवरण दिया जाता है। फिर अध्ययन का महत्व, ठीक है, यानी कि इसका अध्ययन करने से हमें ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। फिर परिसीमन, सीमाएं और मान्यताएं। तो इसमें ये दिया जाता है कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या रिजल्ट पे निकला है, क्या उसका कंक्लूज़न क्या है, उसका निष्कर्ष क्या निकला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो परिसीमन का अर्थ क्या है? शोधकर्ता द्वारा नियंत्रित किए गए कारक। देख फ्रेंड्स, परिसीमन क्या है? शोधकर्ता यानी कि जो अनुसंधान करता है उसके द्वारा जो नियंत्रित किए गए कारक है जिसे वो नियंत्रित करके चलता है ताकि वो एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो जाए। तो परिसीमन होगा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा सीमाएं। सीमाएं में क्या होगा? कारक जो शोधकर्ता में के नियंत्रण में नहीं थे। देखिए फ्रेंड, जो सीमाएं हैं वो कारक जो शोधकर्ता के नियंत्रण में होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है वो उसके नियंत्रण में होती नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, परिसीमन, सीमाएं और मान्यताएं क्या है। देखिए परिसीमन क्या है? शोधकर्ता द्वारा नियंत्रित किए गए कारक, यानी कि वो कारक जो शोधकर्ता द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई शोध होती है, जब भी कोई अनुसंधान होता है तो उसमें जो कुछ कारक होते हैं वो नियंत्रित किए जाते हैं शोधकर्ता के द्वारा, कि ताकि वो एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सीमाएं। सीमाएं में क्या होगा कि कारक जो शोधकर्ता के नियंत्रण में नहीं थे, यानी कि जो शोधकर्ता ने कुछ सीमाओं में रख के अपनी शोध को किया है। पर क्यों किया है? क्योंकि वो जो कारक थे वो शोधकर्ता के नियंत्रण में नहीं थे। नेक्स्ट है मान्यताएं। देखिए फ्रेंड्स, मान्यताएं क्या है कि मान्यताएं एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी चीज़ को लागू करने में सहायक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे कारक जो जिसकी जो एक शोध, देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कारक होते हैं जो किसी मान्यता पर आधारित होते हैं। तो मान्यता पर आधारित होने के साथ वो किसी चीज़ को अप्रूवल दिलवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी चीज़ नहीं करने जा रही है, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मान्यताएं होना बहुत ज़रूरी है। होता है ना कि जैसे अगर किसी रिसर्चर ने, किसी अनुसंधानकर्ता ने कोई अनुसंधान किया या शोध किया है तो वो कितनी वैलिड है, क्यों वैलिड है, ठीक है, तो उसके लिए मान्यताएं बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है साहित्य की समीक्षा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने एक किया ना पार्ट परिचय वाला, फिर इसमें है साहित्य की समीक्षा। अध्ययन के क्षेत्र में लागू होने वाली सैद्धांतिक रूपरेखा साहित्यिक समीक्षा हो सकती है। देखिए साहित्यिक, देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो साहित्य की समीक्षा यानी कि जो शोध किया गया है उसमें जो चीज़ बताई गई है क्या वो स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्या शब्दों का उच्चारण सही है, क्या वो सब कुछ लिखा हुआ है, वो सैद्धांतिक रूप से वो देखा जाता है, तो उसे बोलते हैं साहित्य की समीक्षा। तो नेक्स्ट है विधि और प्रक्रिया। इस खंड को प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए जिसके द्वारा अध्ययन पूरा हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी विधि और कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसके प्रत्येक पहलू को स्पष्ट रूप से
प्रस्तुत करना चाहिए कि हाँ हमने ये रिसर्च की थी, ये हमने शोध किया था। ठीक है फ्रेंड्स, जब एक शोध करता है तो वो बताता है, हर एक पहलू को स्पष्ट करता है कि उसने ये जो शोध किया है वो किस विधि से किया है, तो किस प्रक्रिया से किया है, कि ताकि आने वाले जो शोध करता है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। नेक्स्ट है सांख्यिकी विश्लेषण। अब देखिए, डेटा के विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली सांख्यिकी प्रक्रिया का एक स्पष्ट विवरण प्रदान करें। सांख्यिकी परीक्षणों का प्रकार अनुसंधान, परिकल्पना या प्रश्न का चिंतनशील होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सांख्यिकी विश्लेषण क्या है कि जो डेटा का जो विश्लेषण है उसमें जो उपयोग की जाने वाली जो प्रक्रिया है वो सांख्यिकी होनी चाहिए। इसमें होता है ना कई बार कि स्टैटिक रूप से कोई नंबरिंग दे दी जाती है, जैसे किसी जो कोई चीज़ बताई जा रही है उसके पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर उस ABCD या 1 से लेकर 10 तक या कुछ भी ऐसी चीज़ें आ जाती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती है, स्पष्ट होती है कि इसके इतने पॉइंट बनेंगे, इसके इतने पॉइंट बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है निष्कर्ष, व्याख्या और सिफारिश। देखिए, इस खंड में वर्तमान, विश्लेषण और व्याख्या, निष्कर्ष, परिकल्पना, डाटा और सिफारिश शामिल है। इसमें क्या है, इसमें वर्तमान, विश्लेषण और व्याख्या, निष्कर्ष, यानी कि जो व्याख्या, जो शोध का निष्कर्ष है वो क्या है, जो परिकल्पना डाटा क्या है, यानी कि जब एक रिसर्चर ने परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए शोध किया था तो क्या वो उसने पूरा किया है, क्या उसी के ऊपर आधारित है, इसमें ये भी देखा जाता है। अनुसंधान परियोजना से उत्पन्न विशिष्ट निष्कर्षों की पहचान करें। देखिए, अनुसंधान जो परियोजना है जिसके बारे में चीज़ बनाई जाती है, ठीक है, यानी कि जो थीसिस जो अनुसंधान परियोजना पर आधारित होती है, उससे कौन कौन से निष्कर्ष निकले हैं उसकी जानकारी यहाँ पे दी जाती है, उसकी पहचान होती है। यह खंड अनुसंधान परियोजना में वर्तमान ज्ञान का निर्माण करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये खंड जो है वो क्या करते हैं, अनुसंधान परियोजना में वर्तमान ज्ञान का निर्माण करता है। यानी कि किसी चीज़ के ऊपर, मान के चलिए कि किसी चीज़ के ऊपर शोध के बारे में लिखा गया है, तो उस शोध को जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वर्तमान समय में वो कहाँ पर वो रिलेट करेगी, कहाँ पर वो फिट बैठेगी, तो उसका ज्ञान का निर्माण यहाँ पे होता है। तो ये किससे संबंधित है, ये निष्कर्ष, व्याख्या और सिफारिश पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रिपोर्ट का अंत। ठीक है फ्रेंड्स, ये थर्ड पॉइंट है, रिपोर्ट का अंत। तो अब जानेंगे, देखिए, संदर्भ अनुभाग में ग्रंथ सूची और प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं। देखिए, रिपोर्ट का अंत क्या है कि रिपोर्ट की अब एंडिंग करना। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची मतलब कि बिब्लोग्राफी, इसे इंग्लिश में बिब्लोग्राफी कहते हैं। देखिए, होता क्या है, ग्रंथ सूची थीसिस रिपोर्ट में उपयोग किए गए प्रकाशन की एक सूची है। प्रकाशन स्रोतों के बारे में जानकारी के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन रिपोर्ट में उद्धृत नहीं किया जा सकता। ग्रंथ सूची में शामिल हो सकते हैं। ग्रंथ सूची दो स्वरूपों में लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची है क्या। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि जब थीसिस रिपोर्ट को लिखा जाता है तो उसमें पहली बात है प्रकाशन की सूची होती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या क्या लिखनी है, कौन कौन से पब्लिकेशन ने लिखी है, तो प्रकाशन स्रोतों के बारे में जानकारी होती है। ग्रंथ सूची में कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसे होता है कि जैसे किसी एक शोधकर्ता ने जब शोध के बारे में जानकारी देनी होती है तो उसके बारे में पूरा का पूरा जो डाटा लिखा जाना है थीसिस के रूप में उसको बताया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। फिर उसका उसमें राइटर का नाम हो गया, फिर उसका जो डेट होगी, साथ में शीर्षक का नाम होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तब ये ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी दो तरह से लिखी जाती है। पहला है, तो फ्रेंड देखिए, पहला है APA प्रारूप। APA प्रारूप में है क्या, देखिए फुल फॉर्म है इसकी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये 1929 या 1929 में बना था। अब देखिए, APA प्रारूप में हम बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची कैसे लिख सकते हैं। पहले आएगा लेखक का अंतिम नाम। लेखक का अंतिम नाम मतलब कि सरनेम पहले आएगा, फिर उसके बाद दिनांक आएगी, कब से ये कब इसको लिखा, लेख का शीर्षक, फिर उसके बाद विश्वकोश का शीर्षक। ठीक है फ्रेंड, इंसाइक्लोपीडिया का शीर्षक आएगा जिसमें खंड होंगे, पृष्ठ होंगे, यानी कि पेजों की संख्या होगी। उसके बाद प्रकाशन का शहर, कि शहर कौन सा है प्रकाशन का, फिर प्रकाशन करने वाली कंपनी का नाम। तो ये हो गया APA प्रारूप। फिर अब आएगा MLA प्रारूप, यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स, आजकल जो MLA प्रारूप जो बहुत चल रहा है, तो पहले तो इसके आप फुल फॉर्म देखिए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इस विधि से भी जो ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है, तो देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। देखिए, इसमें भी पहले लेखक का अंतिम नाम आएगा, यानी कि सरनेम पहले आएगा, फिर पहला नाम आएगा, उसके बाद पुस्तक का शीर्षक आएगा, फिर अतिरिक्त जानकारी इसके बारे में, जब शोध के बारे में या बुक के बारे में कुछ भी जानकारी है वो वहाँ पे दी जाएगी। फिर प्रकाशन का शहर कौन सा है वो आएगा, फिर प्रकाशित करने वाली कंपनी और प्रकाशन तिथि।
तो फ्रेंड देख सकते हैं कि आप APA फॉर्मेट से मिलता है, पर एक दो बस लाइनों का ही फ़र्क है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे एक इसका एग्जांपल भी देता हूँ। देखिए, पहले है जैन, यानी कि पहले लेखक का अंतिम नाम, फिर उसका लेखक का पहला नाम यानी कि मनीष, फिर उसके बाद पुस्तक का शीर्षक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियादी बातें। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया शीर्षक। फिर है अतिरिक्त जानकारी, ठीक है, वो इसमें आ जाएगी। फिर आएगा प्रकाशन करने वाली कंपनी क्या है, देखिए नई दिल्ली। उसके बाद प्रकाशन का शहर कौन सा है, नई दिल्ली। प्रकाशित करने वाली कंपनी कौन सी है, भारत का प्रिंट्स हॉल। फिर प्रकाशन की तिथि 2010। तो ये ऐसे MLA जो फॉर्मेट है, तो आपको इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता दी है, तो ये ऐसे इसकी एग्जांपल है। तो उसके बाद तो देखिए फ्रेंड्स, परिशिष्ट में होता क्या है कि परिशिष्ट, जैसा कि इसके नाम का तात्पर्य है कि एक हिस्सा है, परिशिष्ट सामग्री का काम कर रहे हैं कागज़, सारांश, तालिका, अतिरिक्त संदर्भ और अन्य रिपोर्ट, लेकिन चार्ट, ग्राफ और टेबल शामिल नहीं है जो सीधे रिपोर्ट का समर्थन करते हैं। परिशिष्ट होता क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिक्स। यानी कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में कुछ और ज़्यादा पढ़ना है, तो उसमें होगा क्या, आपको उसके बारे में अपेंडिक्स दिया जाएगा, आपको उसके बारे में बुक्स का नाम वगैरह या प्रकाशन वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, जिससे आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। मान के चलते एग्जांपल के तौर पर, अगर आप गूगल पे के ऊपर कोई सर्च करते हो, जब आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे, सर्च करने के बाद जब आप विकीपीडिया पे जाओगे, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब आप उसको नीचे जाओगे, तो वहाँ पे आपको एक अलग से फोल्डर मिलेगा अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स में क्या होगा कि आपको जो अपेंडिक्स में क्या होगा कि जो आपने अभी जानकारी पढ़ी है, अगर आपको और अच्छे से पढ़नी है, तो आप उससे एक्स्ट्रा वो पढ़ सकते हो। वहाँ पे आपको बुक्स का नाम वगैरह या कुछ और किसी का आर्टिकल सब कुछ बताया जाता है। तो परिशिष्ट होता क्या है कि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में आपको बुक्स वगैरह या किसी के आर्टिकल के बारे में यहाँ पे बताया जा सकता है, जिससे आप उसको और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो नेक्स्ट है रिपोर्ट लेखन के यांत्रिकी। अब देखिए, रिपोर्ट लेखन के तरीके क्या है। पहला है फुट नोट या एटिंग नोट। फुट नोट होता है कि हमेशा हर एक बुक में बुक के बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे लिखा होता है, यानी कि जब बुक का जो पृष्ठ है, जहाँ जो बुक का पेज है, उसके बॉटम हिस्से में, यानी कि सबसे नीचे हिस्से में फुट नोट लिखा होता है। तो नेक्स्ट है शीर्षक। शीर्षक इसमें होता है कि रिपोर्ट लेखन में शीर्षक बहुत ज़रूरी है। फिर चित्र, ठीक है, फिर है प्रमाण पठन। फिर नेक्स्ट है लेखन की शैली, लेखन की शैली कैसी है, टेबल्स आएंगे, फिर अंकुरण, ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी, रिपोर्ट लेखन में। तो नेक्स्ट आएगा समीक्षण। तो फ्रेंड्स, फुट नोट या समाप्ति नोट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, फुट नोट पुस्तक या पांडुलिपि के पृष्ठ के नीचे है, जो पाठ के संदर्भ निर्दिष्ट भाग पर टिप्पणी करता है या उद्धृत करता है। फुट नोट या एडिंग नोट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ विशेष शब्द होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फुट नोट्स होते क्या है कि हर एक बुक जो होती है, तकरीबन जो बुक्स होती है, उसके पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से में होता है, वहाँ पे कुछ खास शब्दों में उस लाइन के बारे में लिखा होता है, यानी कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, उसके चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे आपको खास शब्दों में दी जाती है, तो उसे बोलते हैं फुट नोट्स। पिछले वर्षों के प्रश्न उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शोध चरणों के सही अनुक्रम को पहचानिए। ये सितंबर 2013 क्वेश्चन था कि शोध जो चरण है उसका सही अनुक्रम क्या होना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर देखते क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो शोध चरण होता है उसका सही अनुक्रम है विषय का चयन, साहित्य की समीक्षा, डेटा संग्रह और निष्कर्षों की व्याख्या। तो ये सही क्रम इसका है। ये सितंबर में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, एक शोध प्रबंध के मुख्य तत्व है, यानी कि शोध जो प्रबंध है उसके मुख्य तत्व क्या है। ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन था। देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो एक शोध प्रबंध है उसका मुख्य तत्व क्या है, पहले परिचय, साहित्य की समीक्षा, अनुसंधान क्रियाविधि और परिणाम, विचार विमर्श और निष्कर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कि एक साल बाद यानी कि क्वेश्चन आया था, पहले 2013 में, फिर 2014 में। अगला प्रश्न है, एक अच्छा शोध लेखन शामिल होना चाहिए, यानी कि एक अच्छा जो शोध लेखन है उसमें क्या शामिल होना चाहिए। ये जून 2015 में क्वेश्चन था। आप देखें फ्रेंड्स, इस जो थीसिस राइटिंग जो शोध लेखन है उसकी कितनी महत्ता है कि हर साल क्वेश्चन इसमें से आ रहा है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है, यानी कि एक अच्छे शोध लेखन में क्या शामिल होना चाहिए। संदर्भ की सावधानी पूर्वक जांच, थीसिस लिखने के तरीके में निरंतरता, एक स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा गया सार या उपरोक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि जो एक अच्छा शोध लेखक है उसमें ऊपर के तीनों ऑप्शन होने चाहिए। अगला प्रश्न है, शोध में नैतिक मानदंड के लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है। यानी कि जो शोध है जिसमें नैतिक मानदंड होते हैं उसके लिए दिशा निर्देश कौन से शामिल इसमें से नहीं है। तो ये दिसंबर 2015 क्वेश्चन था ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कि जून 2015 में एक क्वेश्चन आया, फिर उसी के बाद दिसंबर में फिर क्वेश्चन आया, यानी कि दिसंबर में 2 बार क्वेश्चन इसमें से आ चुका है। तो देखिए, थीसिस प्रारूप, कॉपीराइट, पेटेंट नीति या डेटा शेयरिंग पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो थीसिस का प्रारूप है वो शोध में नैतिक मानदंड में दिशा निर्देश में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट है, एक पीएचडी थीसिस में कौन सी अध्याय की योजना दिखाने के लिए सही अनुक्रम है। यानी कि जब आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, जो आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप थीसिस लिख रहे हैं, तो उसमें अध्याय की योजना दिखाने के लिए यानी कि आपने कौन कौन सा अध्याय कैसे लिखा है, तो उसका सही क्रम क्या है। ये जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। आप देखिए फ्रेंड्स, ये दिसंबर 2012 से भी क्वेश्चन आया था, 13, 14, 15, 16, यानी कि हर साल क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, तो इस साल भी आने की काफ़ी उम्मीदें हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन, देखिए ऑप्शन काफ़ी बड़े, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ये ऑप्शन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि परिचय, संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, अध्ययन का डिज़ाइन, डेटा प्रस्तुति, विश्लेषण और व्याख्या, सामान्यीकरण और निष्कर्ष का सूत्रीकरण, आगे के शोध के लिए सुझाव और संदर्भ और परिशिष्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं एक पीएचडी की थीसिस में। तो फ्रेंड्स